In this lecture we are going to discuss metacenter and metacentric height. ये हमने पहले ही देखा था कि सॉलिड बॉडी फ्लोट कब करेगी, जब उसकी मास डेंसिटी फ्लूइड की मास डेंसिटी से कम होगी. सो बॉडी के लिए रो हमारा होता है रो इज इक्वल टू एम अपॉन वी. सो ये रो आपका किसी भी फ्लूइड जिसमें वो फ्लोट हो रहा है उससे क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, तब बॉडी फ्लोट करती. तो इसके लिए हमें क्या ज़रूरत है, एक वॉल्यूम की. यदि बहुत ज़्यादा वॉल्यूम पे छोटा सा मास कंसंट्रेट होगा, है ना, तो उसका रो क्या हो जाएगा, काफ़ी कम हो जाएगा. तो वॉल्यूम मतलब शेप पर भी डिपेंड करता है. यदि शेप आपका इस तरीके से है कि उसका टोटल मास कंसंट्रेशन बहुत बड़े वॉल्यूम पे छोटा सा है, तो वहाँ पर भी आपका रो कम होने की वजह से वो भी फ्लोट करेगा. ये चीज़ हम ऐसे समझ सकते हैं कि नेल या कील, जो आयरन कील होती है, आयरन नेल होता है, वो वाटर में डूब जाता है, वहीं पर शिप आपका फ्लोट करता रहता है. क्यों? क्योंकि शिप का जो वॉल्यूम है वो बहुत काफ़ी बड़ा होता है, वो बहुत बड़े वॉल्यूम में वाटर को डिस्प्लेस कर सकता है. तो जितना वॉल्यूम वो वाटर का डिस्प्लेस करता है, तो उससे जो वेट आता है रो इंटू जी, यूनिट वेट ऑफ वाटर इंटू वॉल्यूम जो शिप का उसने डिस्प्लेस किया, ये वेट अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा. ये वेट हमेशा शिप के टोटल वेट से ज़्यादा होता है. तो अल्टीमेटली क्या होगा, जो डेंसिटी है शिप का वो वाटर की डेंसिटी से कम हो गया. इसका टोटल वेट क्या हो जाएगा, रो एस जी इंटू टोटल वॉल्यूम. ये वॉल्यूम है आपका डिस्प्लेस्ड वाटर का. तो ये जो वेट है ये हमेशा इस वेट को क्या कर देता है, इसकी डायरेक्शन होती है डाउनवर्ड, को न्यूट्रलाइज कर देता है. तो वहाँ पर आपका जो शिप है वो फ्लोट करता जाता है. वहीं नेल में जो है बहुत छोटे से वॉल्यूम पर बहुत सारा मास कंसंट्रेट होता है और बहुत कम वाटर को डिस्प्लेस करता है. तो जिसकी वजह से जो वेट है वाटर का, डिस्प्लेस्ड वाटर का, वो टोटल नेल के वेट को ओवरकम नहीं कर पाता, जिसकी वजह से जो नेल है आपका वो सिंक कर जाता है. यहाँ पर आपके 3 एग्जाम्पल गिवन है, वुड, प्लास्टिक एंड आइस क्यूब. तीनों की डेंसिटी वाटर से कम होती है, जिसकी वजह से वो वाटर में फ्लोट करता रहता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बॉडी कितना वाटर में सबमर्ज्ड होगी. तो ये डिपेंड करेगा कि कितना वाटर का जो डिस्प्लेस्ड वाटर का वेट है वो टोटल बॉडी के वेट को किस तरीके से न्यूट्रलाइज कर रहा है. सो वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इमर्ज्ड बॉडी इज इक्वल टू वेट ऑफ बॉडी. यदि कोई बॉडी आपकी फ्लोट कर रही है तो वाटर में कितना अंदर तक जाएगी, वो डिपेंड करेगा कि उसको कितने फ्लूइड, डिस्प्लेस्ड फ्लूइड की ज़रूरत है उसके टोटल वेट को न्यूट्रलाइज करने के लिए. ओके, सपोज कोई रेक्टेंगुलर बॉडी है बी सी डी, जिसकी लेंथ आपकी एल है, ये आपको शो हो रही है, लेंथ इसकी एल है और विड्थ बी एंड हाइट, टोटल हाइट है एच. सो इसका टोटल वेट कितना हो जाएगा, रो एस इंटू जी, ये होता है आपका यूनिट वेट, इंटू टोटल वॉल्यूम. वॉल्यूम होगा आपका एच एल इंटू टी, टोटल वॉल्यूम. सो इसके टोटल वेट को वाटर जो ओवरकम कर रहा है, वाटर का वेट जो वाटर डिस्प्लेस होगा वो हो रहा है हाइट एच तक. तो एल और बी तो सेम रहेगा आपका एरिया. सो इसे न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारा जो वाटर का वेट लग रहा है, डिस्प्लेस्ड वाटर का वेट, वो है रो डब्ल्यू इंटू जी, यूनिट वेट ऑफ वाटर, इंटू वॉल्यूम. वॉल्यूम क्या होगा, एरिया. एरिया आपका सेम रहेगा एल इंटू बी, हाइट में चेंज हो रहा है एच. ओके, सो इस टोटल वेट, इस टोटल रेक्टेंगुलर ब्लॉक के वेट को स्मॉल हाइट एच तक का वाटर क्या कर रहा है, ओवरकम कर रहा है. तो कहीं ना कहीं इस वाटर जो डिस्प्लेस्ड वाटर है ये अपवर्ड डायरेक्शन में कोई फोर्स लगाएगा, और ये कहाँ पर लगेगा, इसके सी जी पर, h/2 पर, यहाँ कहीं. इसे बोलते हैं हम बॉयन
फोर्स और बॉयंसी सेंटर, है ना। इस पर जो फोर्स लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में वाटर डिस्प्लेस्ड की वजह से, वो होगा हमारा बॉयंट फोर्स, एंड सेंटर होगा आपका बी। ठीक है। इस बॉडी का वेट कहीं कॉन्सेंट्रेट होगा, वो होगा कैपिटल H/2 पर, और वेट हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। ये आएगा आपका एट सेंटर ऑफ ग्रेविटी G। सपोज इस बॉडी को आपने कोई मोमेंट दिया, मोमेंट प्रोड्यूस करोगे तो क्या होगा, इस मोमेंट की वजह से जो वाटर डिस्प्लेस्ड हो रहा था यहाँ पर, रेक्टेंगुलर था, ये रेक्टेंगुलर शेप में था। अब जैसे ही आपने इसको मोमेंट दिया, यहाँ पर कोई फोर्स अप्लाई किया, तो ये फोर्स इनटू दिस डिस्टेंस क्या करेगा, मोमेंट अप्लाई कर देगा। सो इस मोमेंट की वजह से जो बॉडी है वो रोटेट हो जाएगी और लेफ़्ट साइड में थोड़ा सा ज़्यादा झुक जाएगा, जिसकी वजह से जो वाटर डिस्प्लेस था उसका एरिया अब ट्रेपेजॉइडल हो गया शेप में, ट्रेपेजॉइडल शेप में हो गया। आप यहाँ से देख सकते हैं ये। सो अब जैसे ही इसका शेप चेंज होगा, तो जो बॉयंसी सेंटर था H/2 पर, अब वो H/2 पर ना होकर क्या हो जाएगा, ट्रेपेजॉइडल में शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ कहीं आ जाएगा, लगेगा लेकिन अपवर्ड डायरेक्शन में ही। अब जो बॉयंसी सेंटर है वो हो गया है B1 पर। ठीक है ना। जैसे ये चेंज होगा, G आपका वहीं रहेगा जहाँ पे बॉडी का वेट कॉन्सेंट्रेट हो रहा होगा, पॉइंट G आपका H/2 पर ही होगा, यहाँ कहीं। जी। यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी तक ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे थे। जो बॉयंट फोर्स था इन इक्विलिब्रियम की कंडीशन में, ये आपके वेट ऑफ सॉलिड और रेक्टेंगुलर ब्लॉक के बराबर था। सेम यहाँ पर भी ये फोर्स और ये फोर्स सेम है, बट अब ये दोनों फोर्स क्या कर रहे हैं आपके, एक इन दोनों के बीच में डिस्टेंस एक ही लीनियर नहीं रह गए, जिसकी वजह से क्या है, इस डिस्टेंस की वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक कपल क्रिएट हो जाएगा। ये कपल क्या करेगा, इस बॉडी को रोटेट करवाने की कोशिश करेगा और इस तरीके से इसमें रोटेशन प्रोवाइड करेगा। अब एक रोटेशन जो आपने अप्लाई किया था, फोर्स आपने एक बार अप्लाई किया, जैसे आपने अप्लाई किया तो अभी उसकी वजह से यहाँ पर ये दोबारा फोर्स आने लगे। अब ये जैसे ये फोर्स आएगा तो अब क्या होगा, ये बॉडी अब राइट साइड में झुक जाएगी। राइट साइड में झुकने की वजह से क्या हो जाएगा, अब वाटर का जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो जाएगा, राइट साइड की तरफ ज़्यादा झुका हो जाएगा उसका। तो जो B1 है अब कहाँ आ जाएगा, यहाँ कहीं आ जाएगा B1'। अब रोटेशन क्या हो जाएगा, इस तरीके से होगा। तो ये प्रोसेस बार बार चलती रहेगी, जिसकी वजह से क्या हो जाएगी, बॉडी एक डेफिनेट पॉइंट के अबाउट रोटेट करती रहेगी। इस न्यूट्रल एक्सिस पर एक डेफिनेट पॉइंट होगा। वो डेफिनेट पॉइंट कहाँ पर होगा, जहाँ पर ये जो B1 है पॉइंट, B1 पॉइंट से जो वर्टिकल पॉइंट, जहाँ जो नॉर्मल एक्सिस को कट करेगा, उस पॉइंट के अबाउट ये क्या होगा, बार बार रिपीटेडली ऑक्सीलेट करता रहेगा। इस पॉइंट को बोलते हैं हम मेटा सेंटर। एंड डिस्टेंस बिटवीन मेटा सेंटर एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी mg इज कॉल्ड मेटासेंट्रिक हाइट। कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी, इसके लिए mg बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। मेटासेंट्रिक हाइट और मेटा सेंटर, ये दोनों आपको समझ में आया। नेक्स्ट उस वीडियो में हम इसके लिए एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे। सेम इसी चीज़ को हम एक एग्जांपल से और देख सकते हैं।
सपोज कोई शिप है जो वाटर में फ्लोट कर रहा है, ब्लू कलर से आप वाटर का सरफेस लेवल देख सकते हैं और शिप आपको ग्रे कलर से दिखाई दे रहा है। तो शिप जो अबव पॉइंट है और ग्रीन कलर से जो एरो है ये आपका शिप के वेट को शो कर रहा है, और जहाँ पर ये लग रहा है वो है आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेम जो वाटर डिस्प्लेस हुआ है उसकी वजह से अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है, बॉयंट फोर्स, वो लग रहा है हमारे लोअर पॉइंट पर, बी पॉइंट पर। ओके, सो एफ बी एंड वेट ये दोनों वर्क करेंगे। वेट आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे वर्क करेगा और एफ बी पॉइंट। इक्विलिब्रियम की कंडीशन में वेट एंड एफ बी दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे और एक ही स्ट्रेट लाइन पर है, इसकी वजह से इस पर कोई भी मोमेंट नहीं आए। अभी बैलेंस की कंडीशन में इस तरीके से शेप है, जैसे ही आप इसमें किसी एक कॉर्नर पर फोर्स अप्लाई करोगे तो इस शिप में क्या हो जाएगा, मोमेंट आ जाएगा और ये एक उस कॉर्नर से टिल्ट कर जाएगा। आपने राइट हैंड साइड में मोमेंट दिया जिसकी वजह से ये राइट हैंड साइड में टिल्ट हो गया है। सो अब जो बी पॉइंट है, अब वाटर के एरिया को देख सकते हैं। अब वाटर का एरिया जो है वो चेंज हो गया है ना। सो वाटर का जो लेवल है वो राइट हैंड साइड में इंक्रीज हो गया और लेफ्ट हैंड साइड में उतना ही वॉल्यूम वाटर का कम हो गया, जिसकी वजह से जो बॉयंसी फोर्स है वो अब बी पॉइंट पर ना लगकर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा राइट हैंड साइड पर। ओके, सो अब बी डैश पॉइंट पर आ गया, जिसकी वजह से डब्ल्यू और एफ बी ये दोनों क्या हो जाएंगे, कपल क्रिएट करेंगे और कपल क्रिएट करने की वजह से ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में शिप को रोटेट करवाने की कोशिश करेगा। जैसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करेगा तो अब जो वाटर का लेवल है वो लेफ्ट हैंड साइड पर इंक्रीज हो जाएगा, तो जो बी पॉइंट है वो फिर से शिफ्ट हो जाएगा बी डबल डैश पर, और फिर उसकी वजह से लेफ्ट हैंड साइड से आपका क्लॉकवाइज मोमेंट लगने लगेगा। ये जो रिएक्शन है ये बार बार रिपीट होगी और जो शिप है आपका वो ऑक्सीलेट करने लग जाएगा। सो इस बी डैश पॉइंट जो नॉर्मल एक्सिस या सेंटर लाइन है जो आपकी शिप की, उसको जहाँ पर वर्टिकली कट करता है वो पॉइंट होता है हमारा मेटा सेंटर, और उसके अबाउट ये शिप रोटेट करने लग जाता, ऑक्सीलेट करने लगता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो यहाँ पे आप मेटासेंट्रिक हाइट देख सकते हैं। एम एंड जी के बीच में जो डिस्टेंस होती है ये हमारी मेटासेंट्रिक हाइट होती है। जब इक्विलिब्रियम और स्टेबिलिटी की